हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रवि में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसी पर बात करेंगे। सीपीसी के एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और यह जो सीरीज हमारी चल रही है इसके यह अंतिम भाग अथवा अर्थात 10वां पार्ट है। और इसके तहत अब हम कुल 500 प्रश्नों का जो एमसीक्यूज है उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसके माध्यम से पूरी सीपीसी में जितने भी धाराएँ हैं, जितने भी आदेश हैं, उन सबको हम कवर किए कर देंगे। तो अभी तक आपको पता है कि पिछले 9वें भाग में हमने आदेश 35 को शुरू किया था। अब यहाँ से हम आदेश 35 से आगे की जो बातचीत है उसमें देखेंगे और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के या अभी जो बनाए जा सकते हैं उन सबको हम शामिल करते हुए पूरी सीपीसी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसको हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसके पहले के 9 पार्ट को आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें, क्योंकि इसके पहले 9 पार्ट में प्रत्येक पार्ट में हमने 50 प्रश्नों को हल किया है और इसके माध्यम से कुल 450 प्रश्नों का कलेक्शन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद यह जो है, अगर आप इस पूरे सीरीज को क्रम से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा इसमें। और इसी प्रकार से सीपीसी के अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, टार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और इस प्रकार से जितने भी पीसीएसजे के सिलेबस हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जो भी राज्य की परीक्षाओं में पीसीएसजे में सिलेबस हैं, उन सबको जो वीडियो हैं एमसीक्यूज के रूप में आपको मिलने जाएंगे चैनल पर, आप उसको जरूर देखें। और अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं इस 10वें खंड को और यहाँ पर जो प्रश्न है वो आगे किस रूप में है और किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न है, अंतराभिवाची वाद में वास्तविक विवाद किसके मध्य होता है। तो अंतराभिवाची वाद के बारे में प्रावधान, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में देखा, यह जो है आदेश 35 के अंतर्गत दिया गया है। आदेश 35 और धारा अगर आपको पूछा जाए कभी तो धारा कौन सी है, तो धारा 88, यह अंतराभिवाची वाद से संबंधित है। अब देखिए, अंतराभिवाचीवाद जो होता है यह पूछ रहा है यहाँ कि किसके मध्य में होता है। तो अंतराभिवाचीवाद में मामला क्या होता है, ये एक व्यक्ति है, यह वादी है और यहाँ पर एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है और यह प्रॉपर्टी ए के कब्जे में है। ये कह रहा है कि हम इस प्रॉपर्टी को, हमसे इसमें हमारा कोई हित नहीं है, इसका स्वामित्व तो हमें नहीं चाहिए, बस हमारे कब्जे में है और इसकी देख रेख के लिए जो कुछ भी खर्चा हमारा है वह खर्चा हमको वापस कर दिया जाए और हम संपत्ति दे देंगे जो इसका वास्तविक स्वामी होगा। अब यहाँ पर दो जो प्रतिवादी बनाए जाते हैं, चूंकि ये जो है वादी बनता है और यह मुकदमा दायर करता है कोर्ट के समक्ष कि आप एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ये दोनों ही आप करके इस संपत्ति पर दावा कर रहे हैं। ये कह रहा है हमारा है, वाई कह रहा है हमारा है। तो यह ए जो है वह न्यायालय को समझ जाता है और कहता है कि साहब आप इस पर निर्धारण कीजिए कि यह जो प्रॉपर्टी है वो किसको हम दें। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक्स और वाई यह दोनों ही प्रतिवादी हैं और दोनों के मध्य में विवाद है कि यह संपत्ति हमारी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंतराभिवाचीवाद के मामले में जो झगड़ा होता है वह केवल और केवल प्रतिवादियों में होता है। जो वादी होता है वह वाद की विषय वस्तु में कोई हित नहीं रखता है, वह केवल और केवल इतना हित रखता है कि हमारा जो खर्च है, जो प्रभार है, उसको हमें दे दिया जाए, बस हमारा इतना ही इसमें हित है। और दे देने के बाद अगर न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति का स्वत्व का निर्धारण कर दिया जाता है तो हम तुरंत इस संपत्ति को देने के लिए तैयार हैं। तो असली झगड़ा किसमें है, एक्स और वाई में, और दोनों क्या हैं, प्रतिवादी हैं। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। आदेश 35 और धारा कौन सी है, तो धारा 88, यह यहाँ पर इसके संदर्भ प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो देखिए, आदेश जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि आदेशों के बारे में सुमेलित करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो आदेश अस्थायी व्यादेश, इसके बारे में आदेश 39 में प्रावधान है, यह सही सुमेलित है। निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद, आदेश 33 के अंतर्गत, यह भी सुमेलित है। अपील न्यायालय की शक्तियाँ, धारा 102, तो यह जो है अपील न्यायालय की शक्ति जो है धारा 102 के अंतर्गत नहीं दी गई है, बल्कि धारा 102 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कुछ मामलों में आगे द्वितीय अपील नहीं होगा। तो द्वितीय अपील तब नहीं होगी जबकि वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपए से कम के धन की वसूली के लिए है, अर्थात 25,000 रुपए से अधिक का वसूली का मामला नहीं है तो वहां पर द्वितीय अपील नहीं होगी। 25,000 रुपए से अधिक की विषय वस्तु का मामला है तो उसकी द्वितीय अपील हो सकती है। जबकि अपील न्यायालय की शक्तियों के बारे में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 107 के अंतर्गत। ये कहाँ दिया गया है, धारा 107 के अंतर्गत। कैविएट के बारे में प्रावधान जो है धारा 148 ए के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ सुमेलित नहीं है, तो तीसरा जो है यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत विशेष मामले का उपबंध किया गया है।
तो विशेष मामले के उपबंध के संदर्भ में जो प्रावधान है यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ दिया गया है। तो यह आदेश 36 जो है यह विशेष मामले से संबंधित है। आदेश 35 के अंतर्गत आपने देखा अंतराभिवाचीवाद है, अंतराभिवाचीवाद। आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया है और आदेश 38 के अंतर्गत निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है, गिरफ्तारी व कुर्की। तो हमसे पूछ रहा है विशेष मामले का संबंध आदेश 36 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी में संक्षिप्त प्रक्रिया के संदर्भ में प्रावधान कहाँ दिया गया है, किस आदेश के अंतर्गत दिया गया है। तो संक्षिप्त प्रक्रिया आपने देखा आदेश 37 के अंतर्गत है, जबकि 36 में आपने देखा विशेष मामला, 38 के अंतर्गत निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में, और 40 के अंतर्गत रिसीवर। यह भी बहुत पूछा जाता है रिसीवर की नियुक्ति किस आदेश के तहत होती है, तो यह है आदेश 40। तो यह जो है संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में यहाँ प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 37 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा मामला है जो कि संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता। अब हम इसको देखेंगे। जैसा कि आपने देखा संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में प्रावधान जो है आदेश कहाँ दिया गया है, 37 के अंतर्गत। तो संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से जो मामला निस्तारित किया जा सकता है वह है जो कि विनिमय पत्र पर आधारित है, उसको निस्तारित किया जाता है। वचन पत्र के आधार पर अगर कोई मामला संस्थित है उसको निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ साथ लिखित संविदा से उद्भूत ऋण की वसूली के लिए कोई मामला है उसको जो है निस्तारित किया जाता है। लेकिन संपत्ति के विभाजन के लिए जो वाद है यह संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। और इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको आदेश 37 के अंतर्गत नियम 1 में और उप नियम 2 इसको जब देखेंगे तो इसी के अंतर्गत पूरी बातें बताई गई हैं कि जो है आदेश निम्नलिखित वादों के वर्गों को लागू होगा, अर्थात विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, लिखित संविदा। तो इस प्रकार से कई पार्ट में वहां पर बताया गया है, उसी के तहत जो है यह लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदेश 37 सीपीसी के अधीन प्रस्तुत वाद संक्षिप्त वाद में, ये संक्षिप्त वाद है, प्रतिवादी को उपस्थिति के समन की तामीली के कितने दिन के अवधि में न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है। अर्थात जब संक्षिप्त प्रक्रिया का मामला चल रहा है, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ऐसी स्थिति में जो प्रतिवादी है उसको समन जारी किया गया कि वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो, तो ऐसी स्थिति में उसको समन की तामील होने की तारीख से 10 दिन के भीतर उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होता है आदेश 37 के अंतर्गत। और नियम कौन सा है, तो रूल जो है 3 है, अर्थात नियम 3 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी के आदेश 37 के अंतर्गत किसी वाद में पारित डिक्री को प्रतिरक्षा करने की अनुमति के लिए आवेदन किए बिना इसके अंतर्गत अपास्त किया जा सकता है। तो इसको अपास्त किया जा सकता है किस प्रावधान के तहत, तो यहाँ पर डिक्री को प्रतिरक्षा करने की अनुमति के लिए आवेदन के बिना उसको अपास्त किया जा सकता है। तो यह जो प्रावधान है यह आदेश 37 और नियम 4 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। आदेश 37 नियम 4 ये सब ऐसे आदेश हैं, केवल आप इनको याद रखें कि आदेश के अंतर्गत कहाँ क्या दिया गया है। तो इसमें विशेष जो है प्रश्न आपसे और नहीं पूछा जाता, बस कुछ चीज़ें हैं जो कि आदेश 37 में महत्वपूर्ण है। 1-2 प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपका आदेश 37 है, यही याद होना चाहिए कि 37 के अंतर्गत क्या दिया गया है। अब एक बार से हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देख लिया है कि आदेश 9 के अंतर्गत किसके बारे में प्रावधान है, पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का क्या परिणाम होगा। अगर जो है कोई मामला संसित किया गया, वादी उपस्थित होता है प्रतिवादी नहीं होता, या प्रतिवादी उपस्थित होता है वादी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या परिणाम होगा। पिछले प्रश्नों को आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से हमने इसमें बताया है। आदेश 37 तो यही है जो संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीपीसी के आदेश 37 के अंतर्गत कोई वाद दाखिल किया जाएगा। अब देखिए आदेश 37 के अंतर्गत जो न्यायालयों का वर्णन है, तो उसी न्यायालयों में कोई मामला जो है संसित किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस न्यायालय में वाद संसित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो है लघुवाद न्यायालय आता है, नगर सिविल न्यायालय आता है और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय आता है। तो इनमें से सभी में जो है संक्षिप्त प्रक्रिया का जो मामला है वह संचालित किया जा सकता है या दाखिल किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 37 के अंतर्गत एक वाद इन आधारों पर दायर किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में आपने देखा था आदेश 37 का जो नियम 2 है इसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। नियम 2 नहीं है बल्कि नियम 1 का खंड 2 है, इसके अंतर्गत मिलता है। तो विनिमय पत्र, वचन पत्र, हुंडी, इन सभी के आधार पर जो है मामला वहां पर संस्थित किया जा सकता है और उसका संक्षिप्त रूप से निस्तारण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस संशोधन के द्वारा संक्षिप्त विचारण को बहुत व्यापक बनाया गया है? तो संक्षिप्त विचारण को व्यापक बनाया गया किस संशोधन के द्वारा? तो यह संशोधन अधिनियम था 1976 का। जैसा कि आपको पता है कि 1976 का जो सीपीसी का संशोधन था, इसके तहत सीपीसी में बहुत सारे स्थानों पर बहुत बड़े स्तर पर जो है चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसलिए किए गए थे ताकि जो सिविल विचारण है उसको पूरी करने में शीघ्रता हो, क्योंकि सिविल मामले बहुत लंबा खिंच जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में 1976 में एक व्यापक संशोधन किया गया था और उसी के तहत जो है संक्षिप्त विचारण को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट है, निर्णय के पूर्व कुर्की संबंधित प्रावधान यह सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत दिया गया है? तो निर्णय के पूर्व कुर्की और निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिल जाएगा आपको आदेश 38 के अंतर्गत। आदेश 38 के अंतर्गत निर्णय पूर्व कुर्की और गिरफ्तारी, इसी के साथ साथ आप धारा को भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो धारा जो है यह 94 है, 94 के अंतर्गत भी निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ साथ आप और भी आदेश को देख लीजिए, क्योंकि आदेश हम इसलिए बार बार सब जगह आपको रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि यह आपको याद हो जाए। आदेश 37 के अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया, आदेश 36 के अंतर्गत विशेष मामला और आदेश 35 के अंतर्गत अंतराभिवाची वाद, इसके संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिवादी से उपस्थिति के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है और वह ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो उसे निर्णय से पूर्व अधिकतम किस अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने आदेश 38 के अंतर्गत देखा, निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय से पूर्व कुर्की, अर्थात यह आदेश जो है दो भाग में बटा हुआ है। तो सबसे पहले निर्णय से पहले गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान जो है यह नियम 1 से लेकर के नियम 4 तक के अंतर्गत दिया गया है और निर्णय से पहले कुर्की के संदर्भ में जो प्रावधान है यह जो है नियम 5 से लेकर के नियम 13 तक के अंतर्गत दिया गया है। अब हमसे निर्णय के पहले गिरफ्तारी की बातचीत हो रही है, तो यह जो है नियम 4 के अंतर्गत आदेश 38 नियम 4 के तहत जो है निर्णय के पहले गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी जब गिरफ्तारी की जाती है तो वहाँ पर अधिकतम 6 माह तक के लिए उसको कारावास में डाला जा सकता है। तो कितना अधिकतम पूछ रहा है हमसे, तो अधिकतम 6 महीने तक के। लेकिन अगर जो विषय वस्तु का जो मूल्य है वह 50 रुपए से अधिक नहीं है, तो वहां पर उसको 6 सप्ताह के लिए उस कारावास में डाला जा सकता है, अर्थात निरुद्ध किया जा सकता है। तो अधिकतम अवधि अगर पूछ रहा है हमसे तो 6 महीने के लिए उसको कारावास में डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, अर्थात वह गलत नहीं है। तो किस मामले में? निर्णय पूर्व बंदी बनाने का आदेश निम्न प्रकारों के वादों में दिया जा सकता है। तो आदेश 38 नियम 1 के अंतर्गत आप देखेंगे, आदेश 38 और नियम 1 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है और यहाँ पर पूछा है कि किस प्रकार के मामलों में निर्णय से पहले ही किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। तो वचन पत्र के आधार पर अगर कोई मामला संस्थित किया गया है तो वहां पर उसको निर्णय से पहले ही बंदी बनाया जा सकता है, अर्थात गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन जबकि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर से ऐसा जो व्यक्ति है वह फरार हो गया है या फरार होने वाला है या उस न्यायालय की अधिकारिता की सीमा से अपनी जो संपत्ति है वह बेच चुका है या उसको हटा चुका है, तो ऐसी स्थिति में या वह भारत छोड़ने वाला है, तो न्यायालय का यह समाधान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में निर्णय दिए जाने से पहले ही वह न्यायालय क्या करेगा, आदेश देगा कि ऐसे जो व्यक्ति है वह प्रतिवादी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर वह गिरफ्तार चाहे तो गिरफ्तार का आदेश न दे करके यह कह सकता है कि तुम अपनी प्रतिभूति जो है अपनी हाजिरी के लिए प्रतिभूति दो, कि अगर हम जब भी हम बुलाएंगे, एक तरह से प्रतिभूत क्या होती है, गारंटी होती है, श्योरिटी होती है कि जब भी हम आपको बुलाएंगे आप न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति
जो है क्या करेगा, या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर न्यायालय चाहे तो उससे प्रतिभूत की मांग की जाएगी कि आप प्रतिभूत दे करके गारंटी दीजिए कि हम जब भी बुलाएंगे आप न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे। और जब वह प्रतिभूत दे देता है, बाद में वह जो प्रतिभूत दिए रहता है कि न्यायालय को विश्वास दिलाया रहता है कि हाँ साहब आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, और बुलाने पर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उसको उठा करके सिविल कारागार में डाल दिया जाएगा। कारागार की अधिकतम अवधि कितनी होगी, पिछले प्रश्न में आप देखा कि कारागार की जो अधिकतम अवधि होगी वह 6 महीने तक हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वह बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया गया है, तो निर्णय से पूर्व कुर्की क्या प्रवर्तन में रहेगी या वह समाप्त हो जाएगी। तो अगर कोई मामला है और वहां पर उसका जो है व्यतिक्रम के कारण उस वाद को खारिज कर दिया जाता है, और उसी मामले में किसी व्यक्ति की निर्णय से पहले ही कुर्की कर ली गई थी, तो निर्णय से पहले जो गिरफ्तारी होती है आपने देखा तब होती है जबकि आशंका है कि ऐसा जो व्यक्ति है न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होगा और वह फरार हो रहा है, या इस तरह की उसकी आशंका है कि वह देश छोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, निर्णय दिए जाने से पहले ही न्यायालय उसको उठवा लेगा, उसको गिरफ्तार करवा लेगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि नियम आदेश 38 के नियम 5 से लेकर के नियम 13 के अंतर्गत निर्णय से पहले ही कुर्की के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो निर्णय से पहले कुर्की तब कराई जा सकती है जबकि यह आशंका हो कि वह अपनी संपत्ति जो है वह बेचने वाला है या न्यायालय की सीमा से हटाने वाला है, तो न्यायालय कहेगा कि इसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए ताकि जब भी हम उसको बुलाएं यह आ जाए और हमारे अनुसार यह अपना जो पालन है वह आदेश का वो करता रहे। तो अगर मान लीजिए कि उसका जो मामला है जिस आधार पर जो है उसकी संपत्ति कुर्क की गई थी, बाद में वह मामला ही खारिज कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो कुर्की की गई थी उसका क्या परिणाम होगा। तो कुर्की जो है मात्र इस कारण पुनः प्रवर्तित नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करके आदेश अपास्त कर दिया गया था। तो यही जो विकल्प है यह सही है। इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आदेश 38 के नियम 11 ए के अंतर्गत मिलता है। तो यहाँ पर नियम 11 ए का दूसरा खंड जब देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है किसी ऐसे वाद में जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर दिया जाता है, निर्णय के पूर्व की गई कुर्की केवल इस तथ्य के कारण पुनः प्रवर्तनीय नहीं होगी कि व्यतिक्रम के कारण वाद खारिज करने का आदेश अपास्त कर दिया गया और वाद जो है प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। तो साधारण सा अर्थ यह है कि वाद खारिज कर दिया गया तो उसके परिणाम स्वरूप जो कुर्की की गई थी वह कुर्की भी जो है वह खारिज कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी में निर्णय से पहले कुर्की का जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है। तो निर्णय से पहले कुर्की के बारे में जो प्रावधान है और निर्णय से पहले गिरफ्तारी के बारे में जो प्रावधान है यह दोनों ही प्रावधान आदेश 38 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब हमसे कुर्की के बारे में पूछ रहा है तो कुर्की के बारे में प्रावधान जो है नियम 5 के अंतर्गत दिया गया है। जैसा कि आपने देखा था नियम 5 से लेकर के नियम 13 तक में क्या है, निर्णय पूर्व कुर्की के बारे में प्रावधान है, और नियम 1 से लेकर के नियम 4 तक के अंतर्गत निर्णय पूर्व गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 38 नियम 13 के अंतर्गत कौन सी न्यायालय को अचल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार नहीं है। तो आदेश 38 को नियम 13 के अंतर्गत देखेंगे वहां पर जो है जिक्र है लघुवाद न्यायालय का। तो लघुवाद न्यायालय जो है यह अचल संपत्ति की कोई भी कुर्की नहीं कर सकता, अर्थात आदेश 38 के तहत जो निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में प्रावधान है, तो यहाँ पर जो लघुवाद न्यायालय है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, लेकिन निर्णय से पहले वह कुर्की का आदेश नहीं दे सकता है। इसके ऊपर के जो न्यायालय हैं वही कुर्की का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत निर्णय के पूर्व कुर्की की जा सकती है। तो आदेश 5 के अंतर्गत जो है आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत यह पूछ रहा है कि जो कुर्की है यह की जा सकती है किस प्रकार से या कितनी संपत्ति की। तो ऐसी जो संपत्ति है वह अचल संपत्ति की भी हो सकती है और चल संपत्ति की भी हो सकती है। अर्थात यहाँ पर किसी भी संपत्ति का बात की गई है तो उसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां आती हैं, और यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वह सही हो जाएगा। और ऐसी कुर्की कब की जा सकती है, तो यहाँ पर नियम 5 के अंतर्गत 2 खंड बताए गए हैं कि जब वह अपनी पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग बेचने वाला है, व्ययनित करने वाला अर्थात बेचने वाला है या ट्रांसफर करने वाला हो, अथवा पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग
न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा से हटाने वाला हो। जब उसकी संपत्ति जो है उस अधिकारिता से बाहर चली जाएगी, तो वहाँ पर न्यायालय जो है के पास उतनी अधिकारिता नहीं रह जाएगी, उतनी मजबूत पावर उसके पास नहीं रह जाएगी कि उसकी जो संपत्ति है वो उसको अ, अपने कब्जे में ले ले और उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए बाध्य कर सके। अब देखिए, अचल संपत्ति और चल संपत्ति के बारे में यहाँ स्पष्ट उल्लेख तो नहीं दिया गया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। तो इसके लिए आप नियम 5 के अंतर्गत जो खंड क और ख दिया गया है उसको देखेंगे, तो इसमें आप अनुमान लगाएंगे कि अपनी पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग व्ययन करने वाला हो। इसका अर्थ यह है कि उसको हटा नहीं सकता है, तो इस हटा नहीं सकता इसीलिए उसको बेच रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अचल संपत्ति की बात की जा रही है। दूसरे खंड के अंतर्गत आप देखें, अपनी पूरी संपत्ति या उसका कोई भाग न्यायालय की अधिकारिता से बाहर ले जा रहा है, हटा रहा है, इसका मतलब है कि वह चल संपत्ति की बात की जा रही है। इसीलिए जो है आदेश 38 नियम 5 के अंतर्गत जो चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां उनको कुर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के किस उपबंध के अधीन अस्थायी व्यादेश दिए जाते हैं? तो अस्थायी व्यादेश के संदर्भ में जो प्रावधान है यह कहाँ मिलता है? तो अस्थायी व्यादेश से संबंधित प्रावधान आदेश 39 के अंतर्गत और नियम 1 के अंतर्गत दिया गया है। आदेश 39 नियम 1 को देखेंगे, इसी के साथ साथ आप धारा 94 को भी देखेंगे। 94 के अंतर्गत खंड सी जो है उसमें जो है अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में प्रावधान दिया गया है। अब अस्थायी व्यादेश जो है यह कब दिया जाता है? तो इसका जो है आदेश 39 का नियम 1 देखेंगे, इसके अंतर्गत जो है आपको प्रावधान मिल जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जब किसी मामले में शपथ पत्र के द्वारा अथवा अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि कोई संपत्ति है उसके बारे में यह खतरा उत्पन्न हो गया है कि एक पक्षकार उस संपत्ति का दुर्व्ययन करेगा, उसको जो है नुकसान पहुंचाएगा या उसका सदोष रूप से विक्रय कर देगा या अपने जो प्रतिवादी है अपने लेनदारों को कपट वर्जित करने की आशय रखता है, उसके धमकी वगैरह देता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए उसके संदर्भ में अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है वह किस प्रकार का होता है? तो ऐसा जो है वह न्यायालय के विवेकाधीन होता है, अर्थात अस्थायी व्यादेश जारी किया जाए या न किया जाए वह पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर होता है, उसके लिए न्यायालय बाध्य नहीं होता है। तो अस्थायी व्यादेश से तात्पर्य क्या है? एक संपत्ति है, इसके संदर्भ में अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया गया, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में स्टे बोला जाता है। तो इसके संदर्भ में अगर कोई खतरा है न्यायालय को कि यह कुर्क कर जो है बेच दिया जाएगा या इसको हानि पहुंचाया जाएगा जिससे दूसरे पक्षकार को जो है क्षति हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, इसके संदर्भ में अस्थायी व्यादेश जारी करेगा। तो इसके बाद जो है न तो वादी और न ही प्रतिवादी इस पर कोई भी इंटरफेयर कर पाएंगे, अर्थात यह जो है यथास्थिति इस तरह से बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर जो है मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से आप अस्थायी व्यादेश देखेंगे तो उसके संदर्भ में जो प्रावधान है आपको इशारे में, अर्थात जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है उसकी धारा 37 के अंतर्गत भी इसके संदर्भ में प्रावधान मिलता है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी नहीं करेगा। तो न्यायालय जो है अस्थायी व्यादेश कब जारी नहीं करेगा या कब कर सकता है, तो इसके संदर्भ में अब हम विकल्प देखते हैं। पहला है, जहां वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई पक्षकार उसका दुर्व्यापान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अन्य संक्रांत करेगा, तो ऐसी स्थिति में अस्थायी जो व्यादेश है वह जारी किया जा सकता है। यह सही है और हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि कब जारी नहीं करेगा। दूसरा है कि जहां वादी को प्रतिपूर्ति धन से हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, बल्कि जहां पर जो क्षतिपूर्ति है या प्रतिपूर्ति है वह धन से नहीं हो सकती है, तभी अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है। जहां प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वर्जित करने की दृष्टि से करता है, तो ऐसी स्थिति में भी अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अस्थायी व्यादेश जो है इसके संदर्भ में एक बार यहाँ देख लीजिए कि कब जारी किया जा सकता है। तो जहाँ शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा साबित कर दिया जाता है कि संपत्ति के बारे में कोई खतरा है कि कोई भी पक्षकार, चाहे वह वादी हो चाहे प्रतिवादी, कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्यापान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, अन्य संक्रांत करेगा या उसका सदोष विक्रय कर देगा, या दूसरा खंड देखेंगे, प्रतिवादी जो है अपने लेनदारों को कपट करने के आशय से
उस संपत्ति को हटाने वाला है या उसको व्ययनित करने वाला है या ऐसा आशय रखता है। तीसरा है कि प्रतिवादी वादी को या विवादग्रस्त किसी संपत्ति से बेकब्जा करने के या वादी को उस संपत्ति के संबंध में क्षति पहुंचाने की धमकी वगैरह देता है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय क्या करेगा कि संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देगा। अस्थायी और स्थायी ये दो प्रकार के हैं, खैर उसको इशारे जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। व्यादेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। तो सीपीसी के अंतर्गत कभी अगर अलग से प्रश्न पूछा जाए तो सीपीसी के अंतर्गत जो व्यादेश जारी किया जाता है वह स्थायी प्रकृति का होता है या अस्थायी होता है। तो आप हमेशा विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह टेम्परेरी इंजेक्शन की बात सीपीसी के अंतर्गत की गई है, इसमें स्थायी प्रकृति के इंजेक्शन की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी व्यादेश हेतु एक उचित आधार सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नहीं है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अस्थायी व्यादेश जारी करने का जो उचित आधार है वह है क्या है कि विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में आशंका है कि उसका दुर्विपन्न हो सकता है, तो इस आधार पर अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति को व्ययनित करने की धमकी देता है, तो इन शब्दों को आप पकड़ेंगे, एक तो आशंका, दूसरी बात है कि धमकी, और तीसरा है कि विवादग्रस्त संपत्ति जो है सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने की संभावना है। तो यह कोई आधार नहीं है कि इसके आधार पर जो है अस्थायी व्यादेश जारी किया जाए। तो यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है यही आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के किस प्रावधान में व्यादेश की अवज्ञा या भंग के परिणाम का वर्णन किया गया है? तो जैसा कि आपने देखा आदेश 39 के नियम 1 के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश की बात की गई है। तो जब इस प्रकार से अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया गया, अर्थात अब उस संपत्ति में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के द्वारा उस मामले का निर्धारण न कर दिया जाए, यह तो हो गया अस्थायी व्यादेश। अब इस प्रकार से जब कोई अस्थायी व्यादेश जारी कर दिया जाता है तो उसको जो है पालन किया जाना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है या उसके आदेश का भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो परिणाम क्या होगा यह बताया गया है आदेश 39 के नियम 2 क के अंतर्गत। और उसका परिणाम क्या होगा, तो ऐसे जो करने वाले अवज्ञा करने वाले या भंग करने वाले व्यक्ति की संपत्ति की क्या कर ली जाएगी, कुर्की कर ली जाएगी। या दूसरी चीज है कि उसको जो है 3 मास से कुर्की तो की जा सकती है और इसी के साथ साथ उसको 3 माह तक के लिए उसको कारागार में भी डाला जा सकता है। कारागार कैसा होगा, तो सिविल कारागार होगा। तो उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, 3 मास तक के लिए उसको सिविल कारागार में भी डाला जा सकता है। तो यहाँ पर जब संपत्ति जो कुर्क की गई है, अब ये आप दूसरी भी चीज इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसकी कुर्की की जा सकती है और 3 महीने तक के लिए उसको सिविल कारागार में डाला जा सकता है। यह दोनों किया जा सकता है या दोनों में से कोई वो न्यायालय के विवेक पर है। अब देखिए जब यह संपत्ति कुर्क की गई है तो ऐसी स्थिति में वह जो कुर्की है वह कितने समय तक जो है प्रवर्तन में रहती है, तो ऐसी जो कुर्की है वह 1 वर्ष तक वह जो है क्या होगी, प्रवर्तन में रहेगी। यह जो है आदेश 39 नियम 2 क के अंतर्गत जो उपखंड 2 है उसी में बताया गया है कि ऐसी कोई कुर्की 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर अगर यह अवज्ञा या भंग जारी रहती है तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय भी किया जा सकता है। तो ऐसी कुर्की कितने समय के लिए, 1 साल के लिए वह कंटिन्यू रह सकती है मैक्सिमम। अगर 1 साल की अवधि के बाद भी यह जो अवज्ञा है यह करता ही रहता है, भंग उसका करता ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में 1 साल के बाद इसकी जो संपत्ति कुर्क की गई थी उसको विक्रय कर दिया जाएगा। इसको आप व्यवहारिक तरीके से समझ लें कि व्यादेश आदेश 39 नियम 1 के तहत जारी किया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति उस व्यादेश का पालन नहीं करता है या उसको भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी या उसको 3 महीने तक के लिए उसको सिविल कारागार में डाल दिया जाएगा। और ऐसी जो कुर्की है वह अधिकतम कितने समय के लिए, तो 1 वर्ष के लिए वह प्रवर्तन में रहेगी। अगर 1 साल के बाद भी वह इस प्रकार की अवज्ञा या भंग को चालू रखता है, अर्थात न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो संपत्ति है वो क्या हो जाएगी, विक्रय कर ली जाएगी। तो ये यहाँ पर ये पूरा प्रावधान यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी आदेश की अवज्ञा या भंग करने पर सिविल कारागार में किस अवधि के लिए निरोध किया जा सकता है? तो सिविल कारागार आपने देखा कितना, अधिकतम 3 महीने तक के लिए उसको सिविल कारागार में डाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधनों के भंग की दशा में अर्थात अस्थायी व्यादेश के भंग की दशा में
जो सिविल कारागार के अंतर्गत न्यायालय क्या दे सकता है या कौन सा आदेश दे सकता है। तो इस प्रश्न को आपको देखते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, तभी नहीं तो यह कन्फ्यूजन वाला सवाल है और गलती की संभावना यहाँ ज़्यादा है। अब देखिए, संपत्ति की जो है कुर्की और विक्रय, यह दोनों शब्द मिलता है, लेकिन कुर्की और विक्रय तुरंत नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर यह जो विकल्प है यह लागू नहीं होगा। कुर्की होगी और उसको सिविल कारागार के लिए निरुद्ध कर दिया जाएगा 3 महीने के लिए। तो यही जो है आदेश ज़्यादा यही जो विकल्प है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि संपत्ति की कुर्की तो की जाएगी, उसके साथ-साथ सिविल कारागार में भी डाला जाता है और कारागार कितना होगा? 3 महीने का होगा। और विक्रय इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति इस प्रकार से दोषी है, उसकी संपत्ति जो कुर्क की गई है उसका विक्रय तब किया जाता है जब कुर्की जो है 1 साल बीत जाए और उसके बावजूद उसका जो उल्लंघन है वह जारी किया जाए, तब विक्रय किया जाएगा। कुर्की और विक्रय एक साथ नहीं किया जाता है, तो इसलिए पहला विकल्प सही नहीं होगा। तीसरा देखेंगे, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में 3 माह तक का निरोध। तो गिरफ्तारी और सिविल कारागार में 3 माह तक का जो निरोध है यह भी सही नहीं होगा, बल्कि सिविल कारागार में 3 माह तक के लिए उसको निरोध किया जाएगा और यह सबसे पहले उसकी संपत्ति क्या होती है? कुर्क होती है। तो यह दोनों शब्द दूसरे विकल्प के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यही सही होगा। अगला प्रश्न है, सीपीसी के आदेश 39 नियम 2 में निहित है। तो आदेश 39 नियम 2 के अंतर्गत क्या निहित है? तो निर्णय से पहले कुर्की, तो निर्णय से पूर्व कुर्की के बारे में प्रावधान आदेश 39 में नहीं है, बल्कि यह आदेश 38 के अंतर्गत है। अस्थायी व्यादेश, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वही दिया गया है आदेश 39 के अंतर्गत। अब देखिए, कभी कभी आपसे यहाँ पर उलझा भी सकता है कि यह जो व्यादेश है वह किस प्रकार का हो सकता है, स्थायी हो सकता है या अस्थायी हो सकता है। तो आपको हमने बताया भी था कि निश्चित रूप से आप इसमें अस्थायी या टेम्पररी जो इंजेक्शन है इसकी बात की गई है। बाकी डिक्री का निष्पादन आदेश 21 के अंतर्गत है और रिसीवर की जो नियुक्ति है इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह 40 के अंतर्गत दिया गया है आदेश में। नेक्स्ट है, जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है, वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था किस अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा, या कितने समय के भीतर जो है उस व्यादेश का निपटारा किया जाएगा। तो इसको देखेंगे कि अगर आदेश 39 का जो नियम है 3A है, आदेश 39 नियम 3A के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि अगर व्यादेश के लिए इस प्रकार से आवेदन किया गया है तो न्यायालय के द्वारा 30 दिन के भीतर उसका जो है निपटारा किया जाएगा या करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह जो प्रावधान है आदेश 39 नियम 3A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी व्यादेश को न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 4 के तहत किसके आवेदन पर प्रभावोन्मुक्त, फेरबदल अथवा अपास्त किया जा सकता है। तो प्रभावोन्मुक्त से तात्पर्य यह है कि उसका जो प्रभाव है वह समाप्त किया जा सकता है, या उस आदेश में चेंज या परिवर्तन किया जा सकता है, या उसको निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है यह किसके द्वारा आवेदन इस प्रकार से किया जाएगा, अर्थात यह है कि अस्थायी व्यादेश जो है वह न्यायालय के द्वारा दे दिया गया और न्यायालय के द्वारा जब इस प्रकार से आवेदन आदेश दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई जो पक्षकार हैं वह न्यायालय को आवेदन करेंगे कि साहब आप अपना जो आदेश है या व्यादेश है उसको आप अपास्त कर दीजिए, या उसमें चेंजेस कर दीजिए, या उसको कैंसिल कर दीजिए, अब प्रभाव उसका समाप्त हो जाए। तो यह जो है आदेश 39 नियम 4 को जब देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असंतुष्ट किसी भी पक्षकार के द्वारा, तो यहाँ पर किसी भी पक्षकार के द्वारा जो कि क्या होना चाहिए, असंतुष्ट होना चाहिए न्यायालय के व्यादेश से, चाहे वह वादी हो चाहे प्रतिवादी हो। अगर वह न्यायालय के उस व्यादेश से वह संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय को वह आवेदन देगा कि आप अपना जो व्यादेश है उसको कैंसिल कर दीजिए, या उसमें जो कुछ परिवर्तन आवश्यक है उसको कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के आदेश 39 नियम 6 से लेकर के 10 तक का संबंध किससे है। तो नियम 6 से लेकर के 10 तक के अंतर्गत अंतर्वर्ती आदेश के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है, आदेश 39 नियम 6 से लेकर के 10 तक के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है, भूला भाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यह जो मामला है ये किससे संबंधित है? तो भूला भाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो मामला है यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। पहला विकल्प यह सही हो जाएगा। अगर यह पूछा जाए कि 1969 का मामला है, यह सुप्रीम कोर्ट का। अगला प्रश्न है, सीपीसी में रिसीवर की नियुक्ति के बारे में जो प्रक्रिया है वह कहाँ बताई गई है? तो रिसीवर की नियुक्ति के बारे में जो प्रक्रिया है वह बताई गई है आदेश 40 के अंतर्गत। अब देखिए, जब रिसीवर को हम देखते हैं तो इसी के साथ साथ हमको आदेश 94 को भी देखना चाहिए, क्योंकि 94 जो है इसी धारा है जो कि जो है इसी प्रकार के आदेश की बात करती है। अनुपूरक कार्यवाहियाँ, तो अनुपूरक कार्यवाहियों के अंतर्गत देखिए उसमें क्या क्या बातें आती हैं। प्रतिवादी की जो है गिरफ्तारी आती है, कुर्की आती है, अस्थायी व्यादेश आता है, रिसीवर की नियुक्ति आती है, अन्य अंतर्वर्ती आदेश। इतने प्रकार के जो 5 प्रकार के आदेश हैं वह दिए गए हैं। अब इसी में जब आप देखेंगे, निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की के संदर्भ में अलग से प्रावधान दिया गया है जो कि आदेश 38 में है। अस्थायी व्यादेश के बारे में प्रावधान दिया गया है जो कि आदेश 39 के अंतर्गत है। रिसीवर की नियुक्ति आदेश 40 के अंतर्गत है। तो ये सारी जो बातें हैं यह धारा 94 के अंतर्गत भी मिल जाती हैं। तो धारा 94 है, तो धारा 94 के अंतर्गत खंड इसका क्या है, डी है या घ है। तो इसमें जो है रिसीवर की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीवर की नियुक्ति संपत्ति के लिए कब की जा सकती है? तो रिसीवर की नियुक्ति जो है वह कई चीज़ों के लिए की जाती है। तो यहाँ पर हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नियुक्ति जो है संपत्ति के लिए या संपत्ति हेतु कब की जा सकती है? तो जबकि विचार न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो तो जो है डिक्री के पहले या डिक्री पारित करने के पश्चात रिसीवर की नियुक्ति कर दी जाती है। अब रिसीवर होता क्या है, अगर सामान्य व्यवहारिक भाषा में समझें तो एक संपत्ति है, इसकी देख रेख के लिए, इसका प्रबंध करने के लिए, इसका विक्रय करने के लिए या इसके बारे में और कुछ जो बातें हैं उसके लिए न्यायालय अगर चाहे तो अपना एक अधिकारी नियुक्त करता है कि आप जा कर के इसका विक्रय कराओ, इसका वैल्यू पता करो, मार्केट वैल्यू कितनी है, या इसके बारे में देख रेख जो है यह करो। और क्योंकि हमें सामान्य जो इसके पक्षकारवाद के हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप जो है इसका जा करके तो इसका निर्धारण करो। तो यही जो व्यक्ति है सरकार के द्वारा जो या न्यायालय के द्वारा जो नियुक्त होता है उसको रिसीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 40 नियम 3, इसमें जो है ये किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर जो रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं तो रिसीवर की नियुक्ति के बाद उनकी जो कर्तव्य क्या होंगे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब देखिए, रिसीवर की नियुक्ति जो है आपने देखा आदेश 40 में है। अब नियुक्ति इनकी जो है यह नियम 1 के तहत होती है। इनका कर्तव्य नियम 3 के अंतर्गत बताया गया है और इनको पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा यह नियम 2 के अंतर्गत बताया गया है। तो हमसे नियम 3 पूछ रहा है तो कर्तव्य जो है बताए गए हैं। उसका कर्तव्य क्या है कि वह संपत्ति जिसके लिए वह रिसीवर नियुक्त किया गया है वह उसकी सम्यक रूप से देख रेख करे, उसका लेखा जोखा तैयार रखे और ऐसे लेखाओं को न्यायालय में ले जाकर के उसको दे, अपने द्वारा शोध रकम उसको संदत्त करे जो न्यायालय निर्दिष्ट करे। इसी के साथ साथ जानबूझकर कोई व्यतिक्रम न करे। अगर कोई किसी प्रकार की व्यतिक्रम करता है, उपेक्षा करता है और उससे संपत्ति की कोई हानि होती है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? तो वही होगा। अब इसमें जो पारिश्रमिक देखेंगे कि इसको पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा। तो पारिश्रमिक रूप के रूप में जो रकम है वह कितनी दी जाएगी इसका निर्धारण कोर्ट करेगा, न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इतनी बातें जो है वह रिसीवर के संदर्भ में आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है? यह प्रश्न जो है आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बार बार कह सकते हैं कि अलग अलग परीक्षाएं हमें आपसे पूछा जाएगा कि कलेक्टर की नियुक्ति कब की जाएगी, किस नियम के तहत की जाएगी, क्या उसकी अनुमति लेना आवश्यक है नहीं है। इस प्रकार से आपसे तमाम राज्यों में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिसीवर की के रूप में कलेक्टर की नियुक्ति जो है आदेश 40 जो नियम 5 के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही सही होगा। आदेश 40 नियम 5 के तहत कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए, इसके अंतर्गत एक बात जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि जब संपत्ति सरकार को राजस्व देने वाली भूमि है या ऐसी भूमि है जिसके राजस्व का मोचन कर दिया गया है और न्यायालय का यह विचार है कि संबंधित व्यक्तियों के हित की अभिवृद्धि कलेक्टर के
प्रबंध के द्वारा होगी, तभी जो है न्यायालय उस कलेक्टर की सहमति से उसको उसकी जो है संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। तो सामान्य नियम यही है कि अगर वह संपत्ति है, भूमि है और उस भूमि से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और उसकी कलेक्टर को उसका रिसीवर नियुक्त करना जो है संबंधित व्यक्तियों के हित में है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर से सहमति ली जाएगी, उसके बाद उस कलेक्टर को उस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि रिसीवर कौन होता है? तो रिसीवर जो है, आपने देखा कि न्यायालय का एक अधिकारी होता है। न्यायालय का अधिकारी होता है। न्यायालय इस संपत्ति पर देख रेख के लिए, उसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए या उसका उचित प्रबंध करने के लिए इसका जो है नियुक्त करता है रिसीवर न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के अधीन एक अपील दायर की जा सकती है। तो अपील के बारे में जो प्रावधान है आपको मिलेगा आदेश 41 से लेकर के आदेश 45 तक के अंतर्गत। यह पूरे जो प्रावधान है यह अपील से संबंधित है। अब यह सभी आदेश आपको याद करने होंगे कि किस आदेश के अंतर्गत किस प्रकार की अपील की गई है। तो यह जो प्रश्न है यह आदेश 41 पर है। आदेश 41 के अंतर्गत मूल डिक्रियों की अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ आपको धारा कौन सी देखनी होगी, धारा 96 है। इसमें भी क्या है, मूल डिक्रियों की अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आदेश 41 का नियम 1 को जब देखेंगे तो यह बताया गया है कि हर अपीलार्थी या उसके प्लीडर के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के माध्यम से, अर्थात मेमोरेंडम के माध्यम से अपील जो है वह दी जाएगी। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि अपील किस रूप में, तो प्रार्थना पत्र के रूप में नहीं होती, याचिका के में नहीं होती, सूचना के माध्यम से नहीं होती, बल्कि क्या होती है, ज्ञापन के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से सुनी जाएगी और ऐसी सुनवाई को उस तारीख से जिसको अपील का ज्ञापन फाइल किया गया है कितने दिन के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो अर्थात जब अपील कोई न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है तो उस अपील को जो है यथासंभव शीघ्रता से सुना जाएगा और जब वह ज्ञापन जो है फाइल किया गया था उसके 60 दिन के भीतर उसका जो है निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रावधान कहाँ है, तो यह जो प्रावधान है यह दिया गया है आदेश 41 के अंतर्गत और नियम इसका क्या है, नियम 11A है। अब नियम 11A कब जोड़ा गया है, तो 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है। आपसे यह तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसा जो प्रावधान है वह कब जोड़ा गया कि ऐसी जो अपील है वह उसका जो निर्धारण है या उसका निस्तारण है वह 60 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। इस प्रावधान को सीपीसी में कब जोड़ा गया है। तो अगर आपको पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं पता है और आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप अधिकतर जो है 1976 में संशोधन इस प्रकार से किए गए हैं उसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यर्थी अपील सुनवाई के लिए नियत दिनांक की सूचना तामील से डिक्री के विरुद्ध प्रत्यापेक्ष कितने समय में कर सकेगा। अब देखिए इस प्रकार से जो प्रश्न है वह घुमा फिरा करके आपसे दे दिए जाते हैं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको विशेष रूप से पहले अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सुनवाई में प्रत्यर्थी डिक्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा। तो प्रत्याक्षेप का तात्पर्य क्या है, आक्षेप है, अर्थात उसके विरुद्ध वह जो है असहमत है कि यह जो डिक्री है सही नहीं है और उसके विरुद्ध वह आक्षेप कर सकेगा या अपील कर सकेगा। तो कितने दिन के भीतर, 1 माह के भीतर जो है ऐसी अपील कर सकेगा। तो इसके बारे में प्रावधान जो है आदेश 41 के नियम 22 के अंतर्गत मिलता है, यहीं पर यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपील न्यायालय की शक्ति धारा 107 के अंतर्गत दी गई है। सबसे पहली बात आप इसी को ध्यान में रखिए कि अपील न्यायालय की शक्ति कहाँ दी गई है, धारा 107 के अंतर्गत। इसी के साथ साथ यह पूछा गया है कि यह जो है किस आदेश के अंतर्गत या किस आदेश के किस नियम के अंतर्गत दिया गया है। तो अपील न्यायालय की शक्ति धारा 107 के अंतर्गत दी गई है। इसी के साथ साथ आदेश 41 नियम 33 के अंतर्गत भी यही जो प्रावधान है वह किया गया है। आदेश 41, नियम 33 और धारा 107 किसके बारे में है, अपील न्यायालय की शक्ति के बारे में है।
जब भी धारा 107 को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसी के साथ साथ 41 का नियम 33 भी आपको याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपील के निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को कब दी जाएंगी? तो जब कोई अपील दायर की गई और उस अपील पर जो है निर्णय दिया गया और डिक्री पारित कर दी गई, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो प्रमाणित प्रति है वह पक्षकारों को अपील न्यायालय से आवेदन करने पर और उनके व्यय पर दी जाएंगी। तो क्या होगा? तत्काल, तो यह तो सही नहीं है। अपील न्यायालय से आवेदन करने पर और उनके व्यय पर, अर्थात जो उसका फीस वगैरह है उसको जमा करने पर यह दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप तत्काल लगा देते हैं या आवेदन पर और निःशुल्क, इस सब चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो निःशुल्क वाला मामला है और तत्काल वाला मामला है यह ज़्यादातर मामलों में जो है यह आपराधिक मामलों में लागू होता है, आपराधिक मामलों में लागू होता है, लेकिन सिविल मामलों में इतनी जल्दी नहीं रहती है किसी चीज़ की, इसीलिए सारी चीज़ें आराम से होती हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप न्यायालय से आवेदन करेंगे और न्यायालय का जो व्यय है, अर्थात जो प्रमाणित प्रति निकालने में, उसको आपको प्रदान करने में, ये सब जो खर्च वगैरह हैं, वो फीस आप जमा करेंगे तब आपको दिया जाएगा। जब कभी तो यह नहीं होगा, क्योंकि एक निश्चित सीमा, समय सीमा है, परिसीमा है, उसके भीतर ही देंगे तभी मिलेगा। ऐसा नहीं कि निर्णय आने के 4 साल बाद या एक बहुत समय बाद अगर आप न्यायालय से समक्ष मांगे तो वो दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ही सही होगा। इसके बारे में प्रावधान भी देख लीजिए। तो प्रावधान जो है आदेश 41 के नियम कौन सा है? तो नियम 36 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नियम 36, आदेश 41 नियम 36। अगला प्रश्न है, सीपीसी के आदेश 42 में क्या वर्णित है? तो आदेश 41 में आपने क्या देखा? मूल डिक्रियों से अपील के बारे में, मूल डिक्रियों से अपील से संबंधित जो प्रावधान है वह आदेश 41 के अंतर्गत दिया गया है। आदेश 42 के अंतर्गत आपको मिलता है अपीलीय डिक्रियों से अपील। अपीलीय डिक्रियों से अपील, यह प्रावधान कहाँ है? आदेश 42 के अंतर्गत। और उच्चतम न्यायालय में अपील, तो इसको भी आप यहीं पर देख लीजिए, बेहतर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के बारे में प्रावधान जो है आदेश 45 के अंतर्गत दिया गया है। निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो आदेश 44 में दिया गया है। आदेश के विरुद्ध अपील के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो आदेश 43 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह सब बातें भी आपको इसी स्थान पर याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो इसको देखेंगे। तो मूल डिक्रियों की अपील आदेश 41 के अंतर्गत, आदेश 42 में अपीलीय डिक्रियों की अपील, यह भी सुमेलित है। आदेश 43 के अंतर्गत आदेश की अपील, यह भी सही है। आदेश 44 के अंतर्गत, आदेश 44 में निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील है, निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील आदेश 44 के अंतर्गत, यही सुमेलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील कहाँ है? आदेश 45 के अंतर्गत। तो इधर के जो आदेश हैं, जैसा कि हमने बताया, आदेश 41 से लेकर के 45 तक यह अपील से संबंधित है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद आप 46 में आते हैं निर्देश, 47 में पुनर्विलोकन। तो 41 से लेकर के 47 तक आप आसानी से एक साथ इसको याद रख सकते हैं। आदेश 40 में रिसीवर के बारे में प्रावधान है। होता यह है जैसे 51 आदेश हैं कुल, तो आप कुछ खंड बांट दीजिए, इतने इतने चीज़ें हैं, तो उसको आप अलग अलग से याद कर लेंगे। जैसे बहुत सारे तो आपको याद ही होगा, जैसे इसमें अंतराभिवाचीवाद है, रिसीवर है, अस्थायी व्यादेश है, संक्षिप्त, ये सारे जो है 34 से लेकर के 40 तक, फिर 27 से लेकर के 33 तक जो केवल और केवल आदेश ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता वहाँ से। सरकार के विरुद्ध, सैनिक के विरुद्ध, निगम के, फर्म के, इनके विरुद्ध ये जो मामले हैं वह किस आदेश के अंतर्गत हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित यहाँ पर निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील के संबंध में जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है? तो निर्धन व्यक्ति के द्वारा अपील के बारे में जो प्रावधान है यह आदेश 44 के अंतर्गत है। निर्धन व्यक्ति के द्वारा वाद से संबंधित प्रावधान कहाँ है? तो यह आदेश 33 के अंतर्गत है। तो इस रूप में भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। आदेश 45 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील, आदेश 42 के अंतर्गत अपीली डिक्रियों की अपील है, और आदेश 43 के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपील है। तो इस प्रकार से भी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। आदेश के विरुद्ध अपील आदेश आदेश 43 के अंतर्गत, इसी के साथ साथ धारा 104। नेक्स्ट है, डिक्री की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में दिया गया है? अब देखिए, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है
तो निश्चित रूप से आप कह देंगे यह प्रश्न गलत छपा हुआ है। यहाँ पर जो है डिक्री की परिभाषा जो है यह आदेश में नहीं है बल्कि धारा के अंतर्गत दी गई है। यह कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बता देगा। लेकिन आप जो है जब जो आयोग है उत्तर कुंजी जारी करेगा तो निश्चित रूप से आप गलत हो जाएंगे। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो आदेश 45 के अंतर्गत। तो आदेश 45 का जब नियम 1 देखेंगे तो इसी में बताया गया है डिक्री की परिभाषा। तो आदेश 45 और नियम 1 डिक्री की परिभाषा दी गई है। धारा 2 उपधारा 2 के अंतर्गत भी तो दी गई है, लेकिन अगर आदेश के रूप में पूछा जाए तो आप निश्चिंत होकर के इसको आप लगाएंगे आदेश 45 नियम 1 के अंतर्गत जो है डिक्री की परिभाषा दी गई है। और परिभाषा क्या दी गई है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, डिक्री पद के अंतर्गत अंतिम आदेश भी आता है। यह परिभाषा दी गई है आदेश 45 नियम 1 के अंतर्गत। तो वही परिभाषा यहाँ पर हमने बताया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की हर अर्जी की सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और आवेदन का निपटारा कितने दिन के भीतर किए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो यही बात आपने आदेश 41 में भी देखा है। आदेश 41 का नियम 11A इसमें क्या देखा कि प्रत्येक अपील की जो सुनवाई है वह शीघ्रता से की जाएगी और जब अपील का ज्ञापन फाइल किया गया है उसकी तारीख से 60 दिन के भीतर उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रावधान आपने आदेश 41 नियम 11A के अंतर्गत देखा। अब देखिए आदेश 45 के अंतर्गत क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की बात की जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी यही कहा जा रहा है कि ऐसी अपील की सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और आवेदन का जो निपटारा है वह मामला या आवेदन संस्थित किए जाने से या अपील संस्थित किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर भी उसका जो निपटारा है वह किया जाएगा। तो आदेश 41 में भी 60 दिन का मामला यहाँ पर है और आदेश 45 के अंतर्गत भी 60 दिन का ही मामला है। तो अपील का जो निपटारा होगा आप निश्चित रूप से 60 दिन ही लगाएंगे, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय में पूछे, चाहे वह प्राथमिक अपीली न्यायालय के या अपीली डिक्री की अपील के निर्धारण पूछे। तो यहाँ पर कितना होगा, 60 दिन होगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है, तो आदेश 45 और नियम 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में अपील के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय में जब कोई अपील की जाती है तो वह कैसे की जाएगी या कब की जाएगी, इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन देखेंगे कि मामले में सामान्य महत्व का सारवान विधि का प्रश्न अंतर्वलित होना चाहिए। तो मामले में अगर सारवान विधि का प्रश्न अंतर्वलित है तो उसकी अपील जो है वह कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। यह बिल्कुल सही है, आदेश 45 के अंतर्गत दिया गया है। और नियम कौन सा है इसका, रूल 3 है, नियम 3 है। दूसरा है कि न्यायालय की राय में उस प्रश्न का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है कि उस प्रश्न का विनिश्चय जो है अगर जो न्यायालय उसका विचारण कर रहा है उसके हिसाब से या उसकी राय में उस प्रश्न का विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तब उसकी अपील जो है कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। तीसरा है कि न्यायालय ऐसी अर्जी प्राप्ति पर निर्देश देगा कि विरोधी पक्षकार पर इस सूचना की तामील कराई जाए। तो यह भी सही है क्योंकि नेचुरल जस्टिस के नियम का पालन करना आवश्यक है, अर्थात दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक होता है। और चौथा है कि मामले में सामान्य महत्व का सारवान तथ्य का प्रश्न, तो तथ्य का प्रश्न के आधार पर कभी भी न तो हाई कोर्ट में न ही सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील होती है। इसको आप सीपीसी में भी सीआरपीसी में भी दोनों स्थानों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को निर्देश किस आदेश के तहत किया जाता है। तो निर्देश हमेशा किसको किया जाएगा, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अलग से प्रश्न पूछा जाता है निर्देश किसको किया जाता है, तो निर्देश हमेशा जो है वह हाई कोर्ट को किया जाता है। निर्देश के बारे में प्रावधान कहाँ है, तो आदेश 46 के अंतर्गत। अगर आप इसी के साथ साथ धारा याद रखेंगे तो और अच्छा है। धारा कौन सी है, 113 है। तो निर्देश के बारे में प्रावधान कहाँ है, आदेश 46 के अंतर्गत। 45 के अंतर्गत क्या देखा आपने, सर्वोच्च न्यायालय में अपील। अब आदेश 47 को देख लीजिए। तो आदेश 47 के अंतर्गत जो है क्या प्रावधान है, पुनर्विलोकन के बारे में, पुनर्विलोकन। और इसी के साथ साथ सीपीसी की धारा कौन सी है, तो सीपीसी की जो धारा है वह कौन सी है, 114 है, पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान करती है। और आदेश 48 के अंतर्गत क्या है,
तो आदेश जो 48 है, हालांकि यह कुछ खास महत्व का नहीं है, प्रकीर्ण या मिसलेनियस जो प्रावधान है यह इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो यह कुछ हैं, आपको काम है इसे ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, नहीं कुछ देगा तो मिलान करने के लिए दे देगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ये सब चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट है पुनर्विलोकन के लिए आधार कहाँ दिया गया है। तो निर्देश आपने देखा, और इसके पहले के प्रश्न अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इसका जो पूरा हमने व्याख्या किया है धारा 113 के अंतर्गत, जो पिछले प्रश्नों में आपको मिलेगा। अब पुनर्विलोकन का आधार, पुनर्विलोकन के बारे में जैसा कि प्रावधान आपने देखा आदेश 47 के अंतर्गत दिया गया है। तो आदेश 47 में पुनर्विलोकन का आधार क्या होगा या किस आधार पर जो है पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यह दिया गया है आदेश 47 के नियम 1 के अंतर्गत। तो क्या आधार होगा, किस लिए पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो जब कोई डिक्री पारित किया गया या कोई आदेश दिया गया और उसकी अपील हो सकती है लेकिन अपील नहीं की गई। कोई व्यक्ति अपील तो कर सकता है, अब वह या तो किसी भूल के कारण या जानकारी के अभाव के कारण उसको पता ही नहीं है कि इसकी अपील भी हो सकती है, इसलिए उसने अपील नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में अब उसको उपचार चाहिए, तो क्या करेगा, जिस न्यायालय ने निर्णय पारित किया था उसी के समझ जा करके वह क्या करेगा, पुनर्विलोकन का जो है आवेदन आवेदन किया जाएगा, इसको ध्यान रखें, आवेदन करेगा। दूसरा है कि मान लीजिए उसकी अपील हो ही नहीं सकती, अर्थात वह डिक्री जो है वह क्या है, अंतिम है, अब उसकी कोई अपील नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में भी जो पीड़ित पक्षी है वो क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है पुनर्विलोकन के लिए। और तीसरा आधार यह है कि लघुवाद न्यायालय के द्वारा किए गए निर्देश पर अगर कोई भी निश्चय किया जाता है, अर्थात लघुवाद न्यायालय है वह जो है आदेश 46 के तहत धारा 113 के तहत निर्देश करता है कि मामले को हाई कोर्ट के द्वारा भी निश्चित किया जाए, और वह न्यायालय उसका भी निश्चय कर देता है, तो उसकी अगर कोई अपील नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पीड़ित पक्षकार है वह क्या होगा, उसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा। तो यहाँ पर 3 आधार बताए गए हैं आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत। वही बातें यहाँ पर हैं, पुनर्विलोकन के लिए आधार, यह एक कहा गया 3 आधार इसमें बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए विचारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस वाद में निर्धारित किया है? यह एस.डी. जोशी का केस है, कई बार इसको पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में खास करके आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखें कि फैमिली कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हाई कोर्ट में प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एस.डी. जोशी बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एज मुंबई का मामला है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब पुनर्विलोकन का आवेदन किया गया और उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया और ऐसा जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया गया, तो क्या उसकी अपील प्रस्तुत की जा सकती है? तो उसकी अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती, क्योंकि अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी इसीलिए तो पुनर्विलोकन हुआ है, तो इसलिए अपील तो होगी ही नहीं। दूसरा है कि कोई अपील नहीं होगी, तो यही जो है इसका सही उत्तर होगा कि उसकी कोई भी अपील नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण करने को वर्जित करता है? तो यह प्रावधान कौन सा है? तो आदेश 47 का नियम 9 को जब हम देखेंगे तो इसका जो है उत्तर यहाँ मिल जाएगा। तो आदेश 47 नियम 9 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? यहाँ पर यह बताया गया है कि पुनर्विलोकन के आवेदन पर किए गए आदेश के या पुनर्विलोकन में पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या है? एक बार पुनर्विलोकन के लिए आपने जो है आवेदन किया, यहाँ पर निर्णय दे दिया गया, अब इस निर्णय की अपील तो हो नहीं सकती, तो आप क्या करते हैं, इसको फिर से आवेदन करते हैं पुनर्विलोकन के लिए। आपने एक बार पुनर्विलोकन का आवेदन किया, उस पर निर्णय दे दिया गया, अब उस निर्णय से फिर से पुनर्विलोकन के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, तो ऐसा जो आवेदन है वह क्या होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा, ग्रहण नहीं किया जाएगा, यह वर्जित है। यह प्रावधान आदेश कहाँ दिया गया है? 47 के नियम 9 के अंतर्गत। तो आप जो है इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और
अन्यथा यह प्रश्न आपसे निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो क्या पुनर्विलोकन के विरुद्ध पुनर्विलोकन हो सकता है? तो एक शब्द में नहीं हो सकता। प्रावधान कहाँ है? आदेश 47 नियम 9 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर हमने 500 प्रश्नों को कंप्लीट किया। एक प्रश्न इसमें और है, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आदेश जो आगे के हैं, हालांकि वहाँ से और प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस यही पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए। तो आदेश 50 और धारा 7, ये दोनों ही स्थानों पर यह किसके बारे में प्रावधान है? तो आदेश 50 के अंतर्गत प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के बारे में प्रावधान है। इसी के साथ साथ धारा 7 को भी देख लीजिए, वहां भी यही दिया गया है। आदेश 51 के अंतर्गत प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय और धारा 8, यह यहाँ भी यही प्रावधान दिया गया है। उसके बाद चार्टरित उच्च न्यायालय, तो चार्टरित उच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान है, यह आदेश 49 के अंतर्गत दिया गया है। पुनरीक्षण आदेश 48 और धारा 115, तो पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान है, यह आदेश 48 में नहीं दिया गया है, बल्कि यह केवल और केवल धारा 115 में तो दिया गया है, लेकिन आदेश 48 में यह जो है, आदेश में पुनरीक्षण के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि आदेश 48 के अंतर्गत प्रकीर्ण के बारे में या मिसलेनियस प्रावधान जो है वह दिया गया है। तो यहाँ पर यह जो है आखिरी प्रश्न है पूरी सीपीसी का। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुल 500 प्रश्नों को हल किया, 501 प्रश्नों को, और हमने पूरी सीपीसी को एक ही स्थान पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया। हमारा जितना भी बेहतर इसको बना सकते थे, हमने उसने कोशिश किया है कि आपको बेहतर से बेहतर जो वीडियो हैं, कंटेंट हैं, वो हमको दें, ताकि आप सीपीसी के में हमारे अकेले वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से निश्चिंत हो सकें, आत्मविश्वास आपके अंतर्गत आ सके, और जितने भी इसके आदेश हैं, जितने भी नियम हैं, उन सबको हमने कवर करने की कोशिश किया है। और आप निश्चित रूप से इसमें एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आपको हासिल हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दीजिए, वहाँ पर सीपीसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप आराम से इस प्रश्न के सीरीज के माध्यम से आप उस परीक्षा को दे सकते हैं। और इसी तरह के और भी जो वीडियो हैं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको तमाम उस पे जो अधिनियम हैं, महत्वपूर्ण विधियां हैं, उनके वीडियो आपको मिलेंगे, और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।